हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज जो हमारी मुलाकात है वो हो रही है मैग्नेटिक्स के लेक्चर 2 को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेक्चर 1 जो था यार वो 5 आवर्स का नॉन स्टॉप मैराथन था और उसमें हमने बेसिक रूल से लेकर 10th क्लास में क्या सीखा है, सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन सभी से अपनी शुरुआत की थी एंड अप टू एडवांस लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ऑलराइट, सो आज हम लेक्चर 2 ऑफ मैग्नेटिक्स में मिले हैं मैग्नेटिक फील्ड ही डिटरमाइन करने के, दैट टू बाय यूजिंग बायट-सेवर्ट्स लॉ। कुछ और मॉडल देखेंगे, ठीक है। अगली जो मुलाकात होगी यानी कि लेक्चर 3 वो एम्पियर-सर्किटल लॉ के लिए होगी, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बार अभी तक देखो हमने देखा क्या है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए आपके पास कूलम्स लॉ होता है पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, और गॉस थ्योरम होता है रैंडम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। जनरली वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और चीज होती है, उसके बारे में हम अगली यूनिट में बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उस नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, मगर उसके बारे में हम अगली यूनिट में बात करने वाले हैं। बी वेक्टर इज नॉट टर्म्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। एसआई यूनिट होती है टेस्ला, सीजीएस यूनिट होती है गॉस। एक टेस्ला में 10 टू द पावर 4 गॉस होते हैं, एक गॉस में 10 टू द पावर -4 टेस्ला। डायमेंशन वगैरह कैसे निकालनी है वो आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। और ये जो यूनिट है दोनों मैग्नेटिक्स और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इनमें इन्वॉल्व होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड डायमेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में डिस्कशन यूनिट के कंप्लीट होने के बाद करेंगे, सही है। तो फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड में बायट-सेवर्ट्स लॉ के ही बारे में डिस्कशन है आज भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एम्पियर-सर्किटल लॉ ये वाला जो पार्ट है वो लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाली मुलाकात, ठीक है। लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। मंथली प्लानर से थोड़ा सा डेविएट जरूर हो रहे हैं, मगर टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद एक लंबी सी मैराथन किसके बारे में रखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ऑन 25th। ऑलराइट, सो चलिए बात करते हैं आगे। क्या क्या देखा था हमने बायट-सेवर्ट्स लॉ में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से करंट एलिमेंट वेक्टर की वजह से किसी आर्बिट्ररी पी पॉइंट पे यदि आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बयां करना चाहते हो तो बेटा करंट एलिमेंट वेक्टर क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। टेंजेंट आपको कंसिडर करना है, वो आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अनदर वेक्टर इज आर वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट जहां आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, किसके मुताबिक, या यूं कहें कि कहां खड़े होकर देखना है, करंट एलिमेंट वेक्टर पे खड़े होकर देखना है। सो आप बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। ऑलराइट, ये हो जाएगा आर वेक्टर। बायट-सेवर्ट्स लॉ के मुताबिक यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर आएगी वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी, और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही होता है, और वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R बाय R क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी μ0/4π आता है। μ0 इज relative its magnetic permeability of free space और वैक्यूम। मैंने आपको हिंट भी दिया था, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता था 1/4πε0। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में आ रही हैं इन दोनों ही यूनिट्स में, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है वहां वहां उन सभी फॉर्मूले में आप आगे चल के भी देखेंगे कि μ0 हर बार ऊपर आ रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते तो ये 1/4πε0 होता, तो एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे है तो μ0 मैग्नेटिक्स में उसकी जगह ऊपर है, और ये सिमेट्री आपको आगे चल के सभी फिजिकल क्वांटिटीज में देखने को मिलने भी वाली है, सही है। और μ0/4π की वैल्यू यार 10⁻⁻7 होती है इन एसआई यूनिट्स और डायमेंशंस μ0 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंत में, सही। अच्छा, इसके अलावा कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में तो हमने चर्चा की हुई है। फिर मैंने आपको बताया कि यार मैग्नेटिक्स के टॉपिक में बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि इतने सारे रूल्स कैसे करें, पूरा मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म, इसमें बच्चे जूझ रहे होते हैं।
तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ही तसल्ली के साथ मैंने हमारी पिछली मुलाकात में आपको बहुत सारे रूल्स लिखकर बताए थे और इन सभी रूल्स का काम बताया था। और आज की मुलाकात भी अभी राइट हैंड थंब रूल पर ही आधारित है, क्योंकि अभी हम डिटरमाइनिंग बी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। और इस राइट हैंड थंब रूल में भी हम ये वाला राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल जो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से रिजल्टेंट देता है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम राइट हैंड थंब रूल के दूसरे अंदाज के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे अंदाज का मतलब है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट करना है और फिंगर्स के कर्ल होने की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। और कर्व्ड कंडक्टर में या आर्क कंडक्टर में आप ये बोलेंगे, या करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क में आप ये बोलेंगे कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है और थंब की जो डायरेक्शन होगी इनवर्ड या आउटवर्ड वो सेंटर पे लगने वाले रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। इसी के साथ पहले सवाल में जो टिप मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी, पहले तो कुछ फॉर्मूले भी बताए थे, साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फाइनाइट कंडक्टर जब आप उसके ज्योमेट्रिकल रीजन में लाई करते हो, और आपको पता कैसे चलता है कि आप ज्योमेट्रिकल रीजन में लाई करते हो, आप उस पॉइंट से कंडक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं हर बार, और आप परपेंडिकुलर डायरेक्टली ड्रॉप कर पाने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं, तो आप ये कहते हैं कि भाई फाइनाइट कंडक्टर के ज्योमेट्रिकल रीजन में है। और ऐसी सूरत में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है μ0/4πi/d परपेंडिकुलर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल रीजन क्या होगा, जब आप परपेंडिकुलर तो ड्रॉप करना चाहते हैं मगर आपको उसके लिए कंडक्टर को पहले एक्सटेंड करना पड़े, तो एक्सटेंशन के बाद अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो आप बोलते हो आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल रीजन। ऐसे केस में आप बोलते हैं साइन ऑफ बड़े वाला एंगल माइनस साइन ऑफ छोटे वाला एंगल, फॉर्मूला ये निकल कर आ जाता है। फिर हमने बात की सेमी इन्फानाइट। सेमी इन्फानाइट में एक एंड आंखों के ठीक सामने होता है यानी 0 डिग्रीज, और दूसरा एंड इन्फिनिटी पे होता है, और इन्फिनिटी वाले एंड को देखने के लिए हमेशा नज़र और गर्दन 90 डिग्रीज घुमानी पड़ती है। वी हैव टू रोटेट आवर लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट को रोटेट करना पड़ता है 90 डिग्री से, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर कितना निकल कर आता है, μ0/4πi/d परपेंडिकुलर। इनफाइनाइट के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे। ऐसे केस में 2i/d आ जाएगा, μ0/4π 2i/d, या इसी को हम बोलेंगे μ0i/2πd, μ0i/2πd। ये एम्पियर सर्किटल लॉ से भी आता है, इसके बारे में चर्चा बाद में भी करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। एक्सियल पॉइंट के लिए मैंने आपसे बोला था कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे लाई करोगे, यदि स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल कर आ जाएगी, हमेशा 0 निकल कर आएगी। ऑलराइट, चलिए फिर मैंने डायरेक्शन के बारे में बात बताई थी कि यार डॉट का मतलब आउटवर्ड्स और क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है। स्ट्रेट कंडक्टर के केस में राइट हैंड थंब रूल इस अंदाज में लगाया जाता है दैट यू नीड टू होल्ड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड्स in such a way that the thumb is pointing in the direction of current. Then the direction of curling of fingers is going to give you the direction of resultant magnetic field. यदि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में कुछ इस प्रकार से पकड़ा जाए कि थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती हो, तो फिंगर्स के कर्ल होने की जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। आपके सामने है, पैटर्न भी हमें 10th क्लास से पता ही है, सही है। इसके अलावा मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करवाए थे। इस पहले क्वेश्चन में पहली टिप हमने ये सीखी थी, जब भी हम लूपिंग करंट के बारे में बात करेंगे, यानी आप एक पॉइंट पे खड़े हैं और करंट आपके इर्द गिर्द एक ही सेंस में घूम रहा है, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज, देन जितने भी पार्ट्स में आप पूरे कंडक्टर को ब्रेक करते हो, C1 C2 C3 C4, वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड सपोर्टिव होते हैं, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड सपोर्टिव होते हैं। ये हमने सीखा, पहले क्वेश्चन में भी ये सीखा लूपिंग करंट वाला फंडा, और दूसरे क्वेश्चन में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सीखा। रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी मैंने कई बार ये गलत करते हुए देखा है। इनफैक्ट एक दो किताबें मैं जानता हूँ, मैं पॉइंट आउट करना ठीक नहीं समझता, एक दो किताबें मैं जानता हूँ जिनमें इस सवाल का सल्यूशन गलत लिखा गया है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि यार इस क्वेश्चन में हमने साथ में ये सीखा मैराथन वाले सेशन में कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स, इसको याद किया, सीखा तो बचपन में ही था, रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं मगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते। और इस मैराथन वाली मुलाकात में इस कॉन्सेप्ट को मैंने 2 बार लगाया था, एक बार सिर्फ रेक्टेंगल वाला प्रॉब्लम और एक बार आखिरी के 2-3 सवालों में से एक सवाल जिसमें मैंने रेक्टेंगल के साथ सर्कुलर को मर्ज कर दिया था। अभी के अभी वो आ भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने अलग अलग एंगल्स निकाले थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक।
फिर मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे करवाए थे जिसमें मैंने एक में बताया था कि एक सेमी इनफाइनाइट दूसरे सेमी इनफाइनाइट के बिहेवियर को नलिफाई कर रहा है, और एक क्वेश्चन में दो सेमी इनफाइनाइट का बिहेवियर आपको एक इनफाइनाइट के बिहेवियर को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, फिर हमने एक बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन लिया था, एक प्रॉब्लम ऑफ द डे भी लिया था यार। उस प्रॉब्लम ऑफ द डे का सोल्यूशन होपफुली आप तक पहुंच चुका होगा, नहीं तो फिर यार मैं उसे आज एक बार रिलीज़ करवा दूंगा। ठीक है, ये था आपका प्रॉब्लम ऑफ द डे, ओलंपियाड्स लेवल प्रॉब्लम ऑफ द डे। यहाँ पर इसका सल्यूशन जो था वो आपको मिलना था, तो इसका सल्यूशन मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है, आज ही। और इस प्रॉब्लम ऑफ द डे को कंप्लीट करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम है ना, जेईई एडवांस का तो हो गया है, ठीक है। फिर मैंने सर्कुलर कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू थीटा बाई आर। थीटा की वैल्यू रेडियंस में डालनी है, सेमी सर्कल के लिए पाई हो जाएगी, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी हैविंग फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4r। सर्कल के लिए 2 पाई हो जाएगी, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी हैविंग द फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2r। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, उस डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कर्ल करना है अब की बार, और थंब का जो डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग होगा वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। सही है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। ये सारे ही क्वेश्चंस मुझे लगता है आप कंफर्टेबल होंगे, आपने रिवाइज भी कर लिए होंगे, और मैंने क्वेश्चंस को इंटैक्ट रहते हुए उसमें डिस्टर्बेंस उसमें कोई कुछ ना लिखते हुए अगली स्लाइड में उसको कॉपी किया और उसके बाद सॉल्व किया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको घर जाके आपको रिवाइज करते टाइम पता लगे कि हाँ भाई सवाल एग्जैक्टली क्या था। और ये देखिए, इसी सवाल की मैं बात कर रहा था जिसमें मैंने रेक्टेंगल के साथ सर्कुलर को भी मर्ज कर दिया है। सही है। और उसके बाद करवाया था मैंने आपको एक IIT JEE का स्पाइरल बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये आपकी, और बहुत प्यारे से तरीके से मैंने इसको आपके सामने एक्सप्लेन किया था। तो इतनी सारी बातें की थी यार हमने हमारी पिछली मुलाकात में। आइए आज के डिस्कशन में थोड़ा सा गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो एक छोटा सा सवाल ये है कि हमारे सामने ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में लाइक दिस, ये सिचुएशन है। लाइक दिस, आपसे कहा जा रहा है इन्फिनिटी से, ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी से आई नॉट करंट आया, इन्फिनिटी से आई नॉट करंट आया, और वापस ये आई नॉट इन्फिनिटी को गया, ठीक है। ईच आर्म स्क्वायर का जो हर एक आर्म है, स्क्वायर फ्रेम के अंदर एंट्री मारा, स्क्वायर फ्रेम का जो हर एक आर्म है उसकी रेसिस्टेंस R है। ईच आर्म हैज रेसिस्टेंस R, ईच आर्म हैज रेसिस्टेंस R, ऑलराइट। और ये रहा पॉइंट P, और आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो P पॉइंट पे कितनी है। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो P पॉइंट पे कितनी है, और हर एक आर्म का जो रेसिस्टेंस है यार वो R है। सही। तो बताइए कैसे बता पाएंगे। तो आपके मन में सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आना चाहिए कि सर जो करंट आप दिखा रहे हैं वो करंट फर्दर डिवाइड भी तो हुआ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने इसकी कर ली है कार्बन कॉपी, ठीक है, मैंने इसकी कर ली है कार्बन कॉपी। और देखिए क्वेश्चन असल में ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, मैंने कर लिया उसकी कार्बन कॉपी। और बड़ी सीधी सी बात है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप बोलोगे सर करना वही है जो अभी तक करते आए हैं, पूरे के पूरे नेटवर्क को, पूरे के पूरे सेटअप को, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स को कंडक्टर्स में, इंडिविजुअल कंडक्टर्स में ब्रेक करना है। इसका नाम रख दिया मैंने C1, इसका नाम रखा C2, इसका नाम रखा C3, इसका नाम रखा C4, इसका नाम रखा C5, और इसका नाम रख दिया C6। इतना ही नहीं, जब करंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप बोलोगे सर I0 जो करंट आने वाला है, ऊपर वाले आर्म की रेसिस्टेंस हो गई है, ऊपर वाले आर्म की रेसिस्टेंस हो गई है R, और नीचे वाले आर्म की रेसिस्टेंस हो गई है 3R, R सीरीज में 3R।
और आपको याद होगा बेटा करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या होता है यार? ये करंट डिवीजन रूल मैंने आपको ये बात सिखाई है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर टू रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। टू रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कहता है कि मान लीजिए ये करंट आई नॉट जो है, मान लीजिए ये करंट आई नॉट जो है, आई नॉट करंट जो है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में एंटर कर रहा है, R1 और R2, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे यदि R1 से गुजरने वाला करंट I1 है, R2 से गुजरने वाला करंट बेटा I2 है, तो आप ये कहेंगे कि यहां पर I1 की जो वैल्यू है वो होती है टोटल करंट आई नॉट इंटू दूसरे वाला रेसिस्टेंस ओवर सम ऑफ रेसिस्टेंस। टोटल करंट आई नॉट इंटू दूसरे वाला रेसिस्टेंस R2 ओवर सम ऑफ रेसिस्टेंस R1 प्लस R2। ठीक इसी तरीके से I2 अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे टोटल करंट आई नॉट, I2 निकालने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे टोटल करंट आई नॉट इंटू सामने वाला रेसिस्टेंस R1 ओवर सम ऑफ रेसिस्टेंस R1 प्लस R2, सम ऑफ रेसिस्टेंस R1 प्लस R2। ठीक है भाई, यहां आ जाते हैं। यहां आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? यहां आएंगे तो हम बोलेंगे आई नॉट करंट आ रहा है, इसके पास ऊपर जाने वाला करंट कितना होगा? तो आप बोलेंगे टोटल करंट आई नॉट इंटू सामने वाला रेसिस्टेंस 3R ओवर सम ऑफ रेसिस्टेंस R प्लस 3R 4R। यानी कि अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहां जाता हुआ करंट दिखेगा 3I0/4 और यहां और यहां जाता हुआ आपको करंट दिखेगा I0/4 एंड I0/4। ठीक है, दैट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L। इसके थ्रू एक टिप देना चाह रहा हूं मैं, छोटी सी। दैट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L। स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ कितनी है भाई? L है। ठीक है, टिप क्या है बेटा? टिप क्या है अभी देखेंगे। सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि सर स्क्वायर वाला क्वेश्चन याद करो, पहला सवाल था पिछले डिस्कशन का, मैराथन का। जिसने ना अटेंड किया हो उसको भी देखना, फिर इस पे आना, एक झटके में समझ में आ जाएगा। अब देखो आप पी पॉइंट पे खड़े हो लेकिन करंट ना लूपिंग नहीं है, आपके इर्द गिर्द नहीं चल रहा, क्योंकि आपके ही हिसाब से सेमी नेटवर्क में करंट जो है वो क्लॉकवाइज भी चल रहा है ऐसे, और सेमी नेटवर्क में एंटी क्लॉकवाइज भी चल रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, कुछ आर्म्स में क्लॉकवाइज और कुछ आर्म्स में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये लूपिंग करंट तो नहीं है, और अगर ये लूपिंग करंट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी कंडक्टर्स के द्वारा लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करे, आपस में सपोर्टिव हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सर। तो हमको क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए शेयर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत हमें ये कहना चाहिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पे होगी, नेट वो किसकी वजह से होगी? आप बोलेंगे C1 की वजह से प्लस C2 की वजह से। सर जितने कंडक्टर्स हैं कायदे से तो हमें सबको एक एक करके कंसिडर करना चाहिए, C4 की वजह से, C5 की वजह से और C6 की वजह से। सही कहा मैंने? ठीक है, इसमें भी आप ये बोलेंगे कि C2, C3 और C4, C2, C3 और C4 की वजह से सपोर्टिव है, C6 की वजह से अलग होगा, C1 और C5 की वजह से जीरो है क्योंकि एक्सेस पे है ना। ये भी नल वेक्टर हो गया और ये भी नल वेक्टर हो गया एक्सेस वाले फॉर्मूले के तहत। स्ट्रेट कंडक्टर और आप उसके एक्सेस पे हैं, स्ट्रेट कंडक्टर और आप उसके एक्सेस पे हैं। सही है? अच्छा, और हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे C2, C3, C4 ये तो लूपिंग ही है, ये तो तीनों में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपस में सपोर्टिव होंगे। देख भी लेते हैं कैसे। आप बोलेंगे कि सर इसमें करंट नीचे जा रहा है तो देखिए पी पॉइंट के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है पी पॉइंट के रीजन में बाहर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है पी पॉइंट के रीजन में बाहर है। तो आप बोलेंगे कि ये भी डॉट हो गया, ये भी डॉट हो गया और ये भी डॉट हो गया। रही बात यार C6 की, आप बोलेंगे इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ऊपर वाले रीजन में बाहर है मगर पी पॉइंट वाले रीजन में अंदर है। देखिए राइट हैंड उठा के देखिए, ऐसे करंट जा रहा है ऊपर वाले रीजन में बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट के रीजन में अंदर की मैग्नेटिक फील्ड।
पी पॉइंट के रीजन में अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, तो C6 के रीजन में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी अंदर की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है भाई, आ रही है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, अब आप ये कहेंगे कि ये निकल कर आएगा तीनों की वजह से, तो थ्राइस कर देते हैं बेटा, याद होगा आपको स्क्वायर वाला, फिर भी एक बार लिख देता हूँ, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, किसी एक आर्म से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो यार L/2 हो जाएगी। ठीक है, और जो करंट फ्लो करेगा, जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, तो आप तीनों के लिए बात कर रहे हैं तो I0/4 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 होगा, ये I0/4 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 है, तो उसके लिए 3 गुना तो मैं कर ही चुका हूं, और साथ में आ जाएगा साइन 45 डिग्रीज प्लस साइन 45 डिग्रीज, यही स्क्वायर में होता है और यही रेक्टेंगल में नहीं होता, यही रेक्टेंगल में नहीं होता। सो दिस इज डॉट, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट, इनकी वजह से C2 C3 C4 की वजह से सेम था तो प्लस 3 टाइम्स हो गया, प्लस C6 की वजह से आप क्या लिखेंगे, बोलेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई 3I0/4 by L/2, and this is also sin 45 plus sin 45, sin 45 plus sin 45 क्रॉस क्रॉस। जरा ध्यान से देखो, यहां करंट 3 गुना तो है 3I0/4, लेकिन ये भी थ्राइस ऑफ I0/4, ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बराबर आ रही हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बराबर आ रही हैं। तो आंसर कितना आ रहा है सर, एक डॉट है, एक क्रॉस है, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, आंसर आ रहा है 0, आंसर आ रहा है 0, नल वेक्टर, आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब यहां से हमने ये सीखा, देख सकते हैं आप इसको वीडियो को पॉज करके, इसका मतलब यहां से हमने ये सीखा कि अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं, कंक्लूजन लेने की कोशिश करूं, तो बेटा मैं ये कह सकता हूं टिप, कंक्लूजन या टिप। देखो हमने क्या सीखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, तो इस पे यार मैं स्टार मार्क जरूर लगाऊंगा। ठीक है, टिप ये है कि जब भी कभी ऐसा हो एक रेगुलर पॉलीगन के केस में कि करंट आए, डिवाइड हो और उसके बाद बाहर निकल जाए, तब पॉलीगन की वजह से पॉलीगन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी। तो आप बोलोगे whenever current enters, gets divided, enter करे, डिवाइड हो एंड लीव करे, बाहर निकल जाए, लीव्स अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी साइड्स भी बराबर हो, जिसकी साइड्स भी बराबर हो और एंगल भी बराबर हो, इक्विलेटरल भी होना चाहिए एंड इक्वी एंगुलर भी होना चाहिए, इक्विलेटरल भी होना चाहिए और इक्वी एंगुलर भी होना चाहिए। ठीक है, सो साइड्स की लेंथ, इक्विलेटरल का मतलब है साइड लेंथ बराबर हो, इक्वी एंगुलर का मतलब है एंगल्स बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा केवल ट्राइंगल के केस में जरूरी होता है कि अगर एंगल्स बराबर है तो साइड्स भी बराबर होंगे, अगर साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। तो ट्राइंगल के केस में इक्विलेटरल या इक्वी एंगुलर एक ही बात हो जाती है, आप उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन बाकी के पॉलीगन्स में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर साइड्स बराबर हो तो एंगल बराबर होने चाहिए सर, और अगर एंगल बराबर हो तो मस्ट है कि साइड्स बराबर होने चाहिए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे आने वाले केसेस में एग्जाम्पल देख भी सकते हैं, अभी के लिए याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, बच्चे इस ऑरा में, इस इंप्रेशन में होते हैं कि भाई अगर साइड्स बराबर है तो पक्का एंगल भी बराबर होगा, बचपन से सुना है सर, नहीं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये केवल और केवल बचपन से आपने ट्राइंगल के लिए सुना है, हर पॉलीगन के लिए नहीं सुना है ना। चलो, सो बाकी के पॉलीगन के लिए रेगुलर कहने का मतलब है कि वो उनकी साइड्स भी बराबर होनी चाहिए और उनके एंगल भी बराबर होने चाहिए। ऐसी सूरत में अगर ऐसे पॉलीगन में करंट एंटर करे, बिखर जाए, डिवाइड हो, ऑब्वियसली रेसिस्टेंस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा जैसे पीछे हमने देखा, और उसके बाद पॉलीगन को छोड़कर बाहर भाग जाए, तो पॉलीगन की वजह से पॉलीगन के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 होती है। सो व्हेनेवर करंट एंटर्स, गेट्स डिवाइडेड एंड लीव्स अ रेगुलर पॉलीगन, देन मैग्नेटिक फील्ड, देन आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है अपनी, या मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर जो है एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन, एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन, ड्यू टू द पॉलीगन,
ड्यू टू द पॉलीगन, ड्यू टू द पॉलीगन इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। दैट इज आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, स्क्वायर इज। तो सेम क्वेश्चन रेक्टेंगल में देता तो निकालना पड़ता, काटते नहीं उसको, ठीक है। स्क्वायर के केस में फर्क नहीं पड़ता है। सो ड्यू टू रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, स्क्वायर के केस में जीरो ही होगा। तो इसे यार एज अ टिप आप अभी के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टिप होने वाली है। कहाँ यूज़ करेंगे अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, रेगुलर पॉलीगन, साइड्स भी बराबर हो, एंगल भी बराबर हो, करंट कहीं से भी आ रहा हो, कहीं को भी जा रहा हो, डिवाइड होके जा रहा हो, तो करंट आए, डिवाइड हो और निकल जाए, ऐसी सूरत में पॉलीगन की वजह से पॉलीगन के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। सही है, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, ठीक। एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। देखिए, आपने कहा कि सर सर्कल ले लेते हैं, और देखिए अभी तो इसमें क्या हो रहा है, करंट इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, आई नॉट, और नेचुरली डिवाइड होकर आई नॉट जो है वो इन्फिनिटी पे जाएगा, और ये एंगल जो है वो अल्फा बन रहा है, और ये रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, रेडियस जो है वो आर है, ये अपने को दिया हुआ है। और हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिटरमाइन करनी है कि कितनी है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, वही जो आप अभी तक बोलते आए हो, सर जितने कंडक्टर दिख रहे हैं उसमें आप डिवाइड कर लीजिए। तो आप बोलेंगे इसको नाम दे दिया आपने C1 कंडक्टर का, इसको नाम दे दिया आपने नीचे वाले को C2 कंडक्टर का, इसको नाम दे दिया आपने C3 कंडक्टर का ऊपर वाले को, और ये स्ट्रेट वाले को आपने नाम दे दिया C4 कंडक्टर का। अब आपको कायदे से कहना क्या चाहिए, आपको कायदे से कहना ये चाहिए कि सर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो सबके इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स के सुपरपोजिशन के कारण होगी, है ना। सो हम बोलेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे है, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड C1 के कारण प्लस मैग्नेटिक फील्ड C2 के कारण प्लस मैग्नेटिक फील्ड C3 के कारण प्लस मैग्नेटिक फील्ड C4 के कारण, ठीक है। C1, C2, C3, C4। C1 के बारे में अगर चर्चा करें तो आप ये बोलोगे कि सर C1 और C2, C4 के तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, C1 और C4 के तो ये स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, ये स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जिनके एक्सिस पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, वेयर यू विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो इन दोनों की वजह से तो कितना हो जाएगा यार, जीरो हो जाएगा, बचा C3 और C4, C2 और C3। अब यार ये C2 और C3 जो हैं, C2 और C3 जो हैं, ये दोनों मिला के एक सर्कल दे रहे हैं। एंड व्हाट इज अ सर्कल, सर्कल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट साइड्स, regular polygon of n sides, circle can be considered to be a regular polygon of n sides where n tends to infinity, जहां ये n कितना है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे साइड्स। तो ये भी तो अपने आप में एक रेगुलर पॉलीगन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको टिप के रूप में, ठीक है। देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर आप बोलेंगे अगर ये भी पॉलीगन है, देयरफॉर तो आप ये बोल देंगे कि रेगुलर पॉलीगन के केस में भाई उन दोनों का जो जीरो हुआ वो एक्सेस वाली प्रॉपर्टी की वजह से जीरो हुआ, उसमें आज की सीखी गई टिप का कोई रोल नहीं है। लेकिन अभी सीखी गई टिप का रोल इसमें जरूर है कि भाई ये कितना निकल कर आ जाएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा, ये कितना निकल कर आ जाएगा, जीरो, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया जी कि जब भी कभी ऐसा हो
कि करंट एंटर करे, डिवाइड हो और निकल जाए रेगुलर पॉलीगन के केस में, तब पॉलीगन की वजह से पॉलीगन के सेंटर पे जीरो होगा, केवल पॉलीगन की वजह से पॉलीगन के सेंटर पे जीरो होगा। इस सवाल और पिछले सवाल में इन एक्सट्रीम कंडक्टर्स की वजह से, इन इनफाइनाइट वाले कंडक्टर की वजह से जीरो केवल इसलिए हो रहा था क्योंकि ये एक्सेस वाला पॉइंट है। अब अगर एक्सेस वाला पॉइंट नहीं होगा तो सर क्या करेंगे? चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर से हम यार स्क्वायर तक अपनी जर्नी लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे अभी 2 सवाल पहले तक आपसे बात की थी, अभी वापस से वही कर रहे हैं। तो दैट्स अ स्क्वायर जिसका साइड लेंथ दे रखा है यार अपने को ना L, ठीक है, साइड लेंथ दे रखा है L, और हम ये बोलेंगे कि हमें ना P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, P पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है, और इट इज समवॉट लाइक दिस, इंफिनिटी पे जा रहा है, एंड दिस इज द P पॉइंट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, दिस इज द P पॉइंट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एंड शेयर कम्स I नॉट, शेयर कम्स I नॉट, शेयर कम्स I नॉट। ऑल राइट, तो अब कायदे से मुझको करना क्या चाहिए? P पॉइंट पे निकालना है। तो देखो मैं कर लूंगा यार इसकी कार्बन कॉपी, मैं कर लूंगा इसकी कार्बन कॉपी, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि अब जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यार सवाल तो आपके पास है ही, जवाब निकालने की बारी आ गई है, तो जवाब निकालने की जो बारी आई है उस केस में बात करते हैं। आइए हम बोलेंगे कि अगर सभी आर्म्स का रेसिस्टेंस ऑब्वियसली मुझे बराबर लेना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा, पहले तो कंडक्टर की नेमिंग कर देते हैं। मैं बोलूंगा, इसे मैंने बोला कंडक्टर 1, इसे बोल दिया कंडक्टर 2, कंडक्टर 3, कंडक्टर 4, कंडक्टर 5 और कंडक्टर 6, ठीक है। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने की इच्छा हो तो आप कैसे दिखाएंगे? आप बोलेंगे I नॉट करंट आया, ऊपर वाले रेसिस्टेंस का सिंगल टाइम, ऊपर वाली आर्म का सिंगल टाइम्स रेसिस्टेंस है, नीचे वाली आर्म का 3 टाइम्स है, तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम फ्लो करता है। अभी इससे 2 क्वेश्चंस पहले मैंने करंट डिवीजन लगाया था, याद होगा आपको। इसमें फ्लो होने वाला करंट भाई निकल कर आया था 3I नॉट बाय 4, और इनमें फ्लो होने वाला करंट जो है ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, और ये करंट डिवीजन आप भी लगा सकते हैं, आपने भी सीखा ही है। तो भी ये भी I नॉट बाय, ये I नॉट बाय 4 है, ये I नॉट बाय 4 है, और ये I नॉट बाय 4 है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत आप ये तो बोल दोगे, अच्छा ये जब दोनों करंट मिल जाएंगे तो वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा? I नॉट आ जाएगा, वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा? I नॉट आ जाएगा। इसका मतलब आप ये बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बार बार यही कहता है सर, नेट इफेक्ट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इंडिविजुअल कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होगी। तो आप बोलेंगे P पॉइंट पे आने वाली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो C1 की वजह से होगी, C2 की वजह से होगी, C3 की वजह से होगी, C4 की वजह से होगी, C5 की वजह से होगी, और C6 की वजह से होगी, ठीक है। C1, C2, C3, C4, C5 और C6। इसमें आप ये बोलेंगे C2, C3, C4 और C5, C2, C3, C4 और C5 एक रेगुलर पॉलीगन टिप है। रेगुलर पॉलीगन, ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें करंट कहीं से आ रहा है, डिवाइड हो रहा है और कहीं को जा रहा है। तो रेगुलर पॉलीगन टिप के तहत दैट इज आप ये बोलोगे कि पॉलीगन की वजह से, पॉलीगन के सेंटर पे, पॉलीगन की वजह से पॉलीगन के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी निकल कर आती है यार? वो 0 निकल कर आती है। अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था। और बची बात किसकी? बची बात सर केवल C1 और C6 की। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर इतने वाले पार्ट को, पॉलीगन वाले पार्ट को उड़ा दीजिए, इस पॉलीगन वाले पार्ट को उड़ा दीजिए। अगर आपने इस पॉलीगन वाले पार्ट को उड़ा दिया है तो देखो आपके नेटवर्क में बचेगा क्या? आपके नेटवर्क में ये बचेगा केवल लाइक दिस, कुछ ऐसा बचेगा। देखिए ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है। इसको दर्जा दिया था आपने C1 का, इसको नाम दिया था आपने C1 और इसको नाम दिया है हमने C6। ऑल राइट, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I नॉट ही दिखाया गया है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो I नॉट दिखाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दें तो आपको पता होगा कि आप खड़े कहाँ पे थे एग्जैक्टली?
आप यहाँ पर कहीं पी पॉइंट पे खड़े थे, लाइक दिस, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे। अब स्क्वायर क्यों नहीं बचा सर? क्योंकि पॉलीगन तो आपने उड़ा दिया, पॉलीगन तो आपने उड़ा दिया। तो अब देखो यार, C1 की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे, C6 की वजह से भी होगा नीचे, मगर ये दोनों के ही ज्योमेट्रिकल शैडो से बाहर निकल रहा है, मगर सिमेट्रिक है। जैसा बिहेवियर C1 का होगा पी पॉइंट के लिए, वैसा ही बिहेवियर C6 का भी होगा पी पॉइंट के लिए। कारण ये है कि सिमेट्रिकली है, कारण ये है कि दोनों में करंट सेम है, कारण ये है कि कंडक्टर्स के टाइप भी सेम है, एक एंड इन्फिनिटी पे और एक एंड थोड़ा सा इसके ज्योमेट्रिकल शैडो से दूर। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो इसको एक्सटेंड करना चाहिए एक को किसी को, और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए। ये परपेंडिकुलर यार नेचुरली यहाँ से यहाँ तक ना L/2 आएगा। अगर स्क्वायर की साइड लेंथ L है तो ये परपेंडिकुलर नेचुरली L/2 आएगा। क्योंकि आपको एक्सटेंड करके ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि आपको एक्सटेंड करके ड्रॉप करना पड़ा, आप ज्योमेट्रिकल शैडो से बाहर है, साइन ऑफ बड़े वाला एंगल माइनस साइन ऑफ छोटे वाला एंगल, फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा, केस 2 स्ट्रेट कंडक्टर का, राइट। इतना ही नहीं, आप ये बोलेंगे सर परपेंडिकुलर के मुताबिक यहां से इन्फिनिटी वाले एंड को देखने के लिए, यार इन्फिनिटी वाले एंड को देखने के लिए ना 90 डिग्री गर्दन घुमानी पड़ती है। परपेंडिकुलर के हिसाब से इन्फिनिटी वाले एंड को देखने के लिए 90 डिग्री घुमानी पड़ती है नजर, ठीक है। मैराथन वाले सेशन में हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। और परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में इस फाइनाइट एंड को देखने के लिए जब मुझे यहां अपनी नजर घुमानी होगी, यहां अपनी नजर घुमानी होगी, तो स्क्वायर के केस में केवल 45 डिग्रीज होता है, स्क्वायर के केस में केवल 45 डिग्रीज होता है। और ऐसा C1 के लिए भी होगा और ऐसा C6 के लिए भी होगा। तो अगर ऐसा C1 के लिए भी होगा और C6 के लिए भी होगा तो आप बोलेंगे ट्वाइस ऑफ, दुगना कर देते हैं, μ0/4π। और जरा ध्यान से देखिए, आप ये कहोगे कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने राइट हैंड में पकड़ा है तो यार पी पॉइंट के रीजन में फिंगर्स अंदर कर्ल हो रही हैं, पी पॉइंट के रीजन में फिंगर्स अंदर कर्ल हो रही हैं, इनवर्ड कर्ल हो रही है, ऑलराइट। तो आप बोलेंगे μ0/4π, μ0/4π I/D परपेंडिकुलर यानी I0/L/2, I0/L/2 एंड इट इज साइन ऑफ बड़े वाला एंगल यानी साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ छोटे वाला एंगल यानी साइन ऑफ 45 डिग्रीज एंड दैट टू क्रॉस। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 न्यूमरेटर बनेगा, 2 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल गेट μ0I0/πl, μ0I0/πl। साइन 90 कितना होता है यार? साइन 90 डिग्रीज होता है 1 और साइन 45 डिग्रीज 1/√2। फर्दर सॉल्व करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो μ0I0 एलसीएम लेने के बाद यार √2 बाहर आ जाएगा, √2πl एंड इट इज √2 - 1 क्रॉस। कैलकुलेशन देख लेना यार, हल्की फुल्की चीजें अगर रेक्टिफाई करनी हो तो अपने एंड पे रेक्टिफाई कर लेना। एंड दिस अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रेक्टेंगुलर पॉलीगन टिप। वीडियो को पॉज करके फटाफट से मंथन करने की कोशिश करें, प्रोसेस करने की कोशिश करें, फिर हम और अच्छे ऐसे सवालों के साथ आगे भी बढ़ने वाले हैं। कर लो फटाफट से, हो गया होगा, है ना। चलिए बात करते हैं और अच्छे सवाल की, एक और अच्छे सवालों की। एक और प्यारा सा अच्छा सा सवाल। इसमें क्या है, ये एक आर्क है, अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का है, लाइक दिस। आप ये कहेंगे इन्फिनिटी से करंट आ रहा है I0, इन्फिनिटी को जा रहा है I0 और ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। सी पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, सी पॉइंट पे आपको नेट निकालनी है, बतानी कितनी है, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है, और I0 करंट ऐसे आ रहा है, बस दैट्स इट। ये दिया हुआ अपने को। चाहो तो यार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, और ट्राई करने के बाद ही मेरा सोल्यूशन देखना। उससे क्या होगा ना, कुछ स्टेप्स में हम लोग साथ में बढ़ते बढ़ते आगे सीखते जाएंगे। चाहो तो फटाफट से इसको ट्राई कर लो, मैं भी वेट कर रहा हूँ, साथ में भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके करिएगा। हिंट अगर देने की कोशिश करूं तो पूरे अरेंजमेंट को फिर से नंबर ऑफ कंडक्टर्स में डिवाइड करना है बॉस, नंबर ऑफ कंडक्टर्स में डिवाइड करना है, C1 C2 C3 उस फॉर्म में बात कर सकते हैं, है ना।
ठीक है, करें? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर इसको नाम दे दिया हमने C1, मैं क्वेश्चन की फिगर में चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये कारगर साबित हो। और अभी जो चीज़ें रेलिवेंट नहीं है इसमें कार्बन कॉपी कर ली है मैंने, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब मैं नेमिंग कर देता हूँ इसकी। पहला कंडक्टर भाई मैंने बोल दिया है C1 है, दूसरा कंडक्टर स्ट्रेट वाला जो है वो C2 है, और ये वाला स्ट्रेट वाला कंडक्टर जो है वो C3 है, ठीक है ना। ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही गिवन है, ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कहेंगे कि देखो यार ऐसा है कि C1 में अगर करंट ऐसे जा रहा है तो C पॉइंट के रीजन में फिंगर्स नीचे कर्ल हो रही है। इस राइट हैंड में अगर आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ोगे तो ऊपर वाले रीजन में फिंगर्स बाहर कर्ल हो रही हैं। यार C नीचे है, नीचे वाले रीजन में अंदर कर्ल होंगी, नीचे वाले रीजन में अंदर कर्ल होंगी, राइट। इसमें अगर आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो करंट जो है वो ऐसे जा रहा है ना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की वजह से C पॉइंट पे अंदर, क्लॉकवाइज की वजह से C पॉइंट पे अंदर, और कितना करंट जा रहा है यार, I0 ही, और इसमें I0 करंट आगे जा रहा है, तो I0 की वजह से ऊपर वाले रीजन में बाहर, नीचे वाले रीजन में अंदर, तो तीनों की वजह से अंदर 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 ऐसा ही आने वाला है। तो जरा ध्यान से देखिए, आप बोलेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो C पॉइंट पर आएगी वो C1 की वजह से आएगी, प्लस C2 की वजह से आएगी, प्लस C3 की वजह से आएगी। इसमें खास बात क्या है, खास बात क्या है कि C1 और C3 का जो ऑब्जर्वेशन है, C1 और C3 की जो ओरिएंटेशन है वो C पॉइंट के हिसाब से सिमेट्रिक है। भाई यहाँ पे खड़े होकर जैसे C1 का नज़ारा दिखेगा वैसे ही यहाँ पे खड़े होकर C3 का नज़ारा भी दिखेगा, सही है ना। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि सर उसके बारे में बात तो अपने को ये करनी चाहिए कि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहूँ अगर किसी एक पे, तो अभी मैंने किया भी था पिछले क्वेश्चन में, देखिए अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि सर जो ये वाला एंगल है ये थीटा का, भाई ये वाला ट्राइंगल इधर सिमेट्रिक बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो θ/2 होगा, और ये जो है हाइपोटेनियस r है, और मुझे परपेंडिकुलर मतलब इस ट्राइंगल का बेस चाहिए, ये इस ट्राइंगल का बेस चाहिए, तो इस ट्राइंगल का बेस कितना है, ये हो जाएगा r cos θ/2, r cos θ/2। भाई हाइपोटेनियस अगर r है तो सामने वाली साइड r sin θ/2 हो जाएगी, और साथ वाली एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, r cos θ/2। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लो, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा, यानी r cos θ/2 आ गया। अब यार इस परपेंडिकुलर के मुताबिक एक तो आपको एक्सटेंड करना पड़ा, तो साइन ऑफ बड़े वाला एंगल माइनस साइन ऑफ छोटे वाला एंगल आएगा, बड़े वाला एंगल माइनस साइन ऑफ छोटे वाला एंगल, और तीनों की वजह से डायरेक्शन क्रॉस 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 है, जस्ट अभी हमने चेक मारा राइट हैंड उठा के। तो जो बड़े वाला एंगल होगा यार वो इन्फिनिटी वाले एंड को देखने के लिए अपने को कितना घूमना पड़ता है, 90 डिग्रीज। इन्फिनिटी वाले एंड को देखने के लिए कितना घूमना पड़ता है, 90 डिग्रीज, और ये वाले एंड को देखने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, θ/2। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि एक तो डबल कर दो किसका, स्ट्रेट वाले का, तो μ0/4π I/d परपेंडिकुलर दूरी, तो दैट इज I इज I0 बाई ये जो परपेंडिकुलर दूरी होगी यार ये r cos θ/2 होगी, r cos θ/2, एंड इट इज साइन ऑफ बड़े वाला एंगल यानी साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ छोटे वाला एंगल यानी साइन θ/2, सही है, साइन θ/2, साइन ऑफ बड़े वाला एंगल माइनस साइन ऑफ छोटे वाला एंगल, और ऐसे दो हैं तो इनकी वजह से आपने दुगना कर दिया, प्लस 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 μ0/4π I0 इंटू θ/r, μ0/4π I इंटू θ/r, ये सर्कल की वजह से, आर्क कंडक्टर की वजह से μ0/4π I इंटू θ/r। सेमी सर्कल होता तो थीटा को पाई डाल देते, सर्कल होता तो थीटा को 2π, अदरवाइज जनरल फॉर्मूला तो थीटा को रेडियंस में रखते हुए यही होता है μ0/4π I इंटू θ/r, और इस पूरे की डायरेक्शन क्या आ गई यार निकल के क्रॉस। चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, मैं फिलहाल इसको यहीं छोड़ देता हूँ, सही है। सो दिस इज योर रिजल्ट, ऑलराइट। सो इस तरीके के सवाल आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये सारे मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, जेई के, एक दो नीट के भी अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं,
उसको कंप्लीट करते हैं, तभी जाके आज की मुलाकात का समापन होगा, ठीक है, कंप्लीशन होगा। तो चलो वो देखते हैं क्या है। आप कहेंगे कि जैसे आपके पास मान लेते हैं एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया आपने, ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किया है, और ये यहां से जेड एक्सिस रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दिस इज योर जेड एक्सिस, योर एक्स एक्सिस, योर वाई एक्सिस, दैट्स योर ओरिजिन, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसकी मैं कार्बन कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि दो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है नीट के पीवाईक्यूज जो है, ठीक है। उन अच्छे क्वेश्चंस को ही मैं आपके लिए करा रहा हूं, जेई के लिए भी रेलेवेंट है बिल्कुल वो, ठीक है। और क्या है, पहले वाले सवाल में एक कंडक्टर जो है वो ऐसा जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी से जा रहा है, ऐसे इन्फिनिटी से जा रहा है लाइक दिस, ये आई नॉट करेंट है, ठीक है, आई नॉट करेंट है। फिर ये रिंग की फॉर्म में है, इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, रिंग की फॉर्म में है, एक्स वाई प्लेन में है। और ये वाली जो दूरी है, मतलब इसका जो रेडियस है वो आर दे रखा है, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। दिस इज, ये देख के समझ में आ रहा है ना, पैरेलल टू जेड एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन। और उसके बाद ये ऐसे ही आ जा रहा है, आई नॉट करेंट, एंड दिस इज अगेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है। और आपसे कहा गया है डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट ओरिजिन। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ओरिजिन पे बताना है कितना होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगला वाला जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसकी अब ये पूरा हो गया, इसकी कार्बन कॉपी कर देते हैं विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। स्लाइट मॉडिफिकेशन क्या है, सेकेंड वाले में आप ये बोलेंगे कि दिस इज दिस टाइम नॉट पैरेलल टू z axis, this is going to be parallel to y axis, parallel to y axis। कैसे, ये ऐसे नीचे आने वाला है, like this, like this। मुझे लगता है दोनों अरेंजमेंट्स क्लियर होंगे यार आपको। एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो चलिए दोनों को आराम से करते हैं, दोनों को आराम से करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए सर कंडक्टर्स में। ये C1 हो गया है, ये C2 हो गया है और ये C3 हो गया है। जब रैंडम सी डायरेक्शंस में कोई इधर हो कोई इधर हो कोई इधर हो वेक्टर्स, और आपको उनको जोड़ना हो तो आप आई कैप जे कैप के कैप का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप का। तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो ओरिजिन पे होगा नेट, आप बोलोगे सर वो C1 के कारण है, ओरिजिन पे C1 के कारण है, प्लस ओरिजिन पे C2 के कारण है, प्लस ओरिजिन पे C3 के कारण है, ठीक है। C1 और C3 सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं ओरिजिन के लिए, क्योंकि इन दोनों का ही एक एंड ओरिजिन के ठीक सामने है परपेंडिकुलर के अलोंग, और दूसरा एंड इन्फिनिटी पे। तो अगर आप C1 की वजह से डायरेक्शन देखो, C1 की वजह से डायरेक्शन देखो, तो आप बोलोगे सर C1 ना Z एक्सिस में आपकी तरफ से यूं आ रहा है, आपकी तरफ से यूं आ रहा है यहाँ पे, आपकी तरफ से यूं आ रहा है यहाँ पे, और ओरिजिन आगे है। तो देखिए फिंगर्स किधर कर्ल हो रही है, आपकी तरफ से करंट यूं आ रहा है और ओरिजिन आगे है, तो फिंगर्स किधर कर्ल हो रही है यार, नीचे। फिंगर्स किधर कर्ल हो रही है, नीचे। तो आप बोलेंगे कि इसका जवाब तो क्या आ गया, इसका जवाब तो क्या आ गया, आपने कहा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई नॉट बाई डी, और ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी यार, ये परपेंडिकुलर दूरी आर ही रहेगी, ये परपेंडिकुलर दूरी जो है ये आर ही रहेगी। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई नॉट बाई आर, आई नॉट बाई आर, और इसकी डायरेक्शन किधर है यार, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब है माइनस जे कैप, नीचे की तरफ का मतलब हो गया माइनस जे कैप।
फिर आप इसमें बोलेंगे कि यार इसमें करंट तो क्लॉकवाइज जा रहा है। अब इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अंदर की तरफ, और ये सेमी सर्कल है। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अंदर की तरफ, और ये सेमी सर्कल है। तो आप बोलेंगे कि ये निकल कर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू थीटा बाय आर। सेमी सर्कल के लिए थीटा पाई होता है। तो म्यू नॉट आई बाय 4r, और अंदर की तरफ, अंदर की तरफ का क्या मतलब है? क्रॉस डॉट मत डालो अब की बार, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप में लिखना सही है, तो मैं माइनस के कैप लिख दूंगा। क्यों माइनस के कैप? क्योंकि एग्जामिनर ने बताया था कि ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये जहां रिप्रेजेंट करते हैं ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। जैसे जेड यहां रिप्रेजेंट किया तो ये पॉजिटिव है, वहां रिप्रेजेंट किया होता तो वो पॉजिटिव होती। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जनरली ऐसा किया जाता है और ऐसे ही बनाया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूल के अकॉर्डिंग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं तीसरा टर्म दिखाने की कोशिश करूं आपको C3 की वजह से, तो C3 यहां से शुरू हो रहा है तो r दूरी पर, यहां से शुरू हो रहा है और आपकी तरफ करंट आएगा, आपकी तरफ करंट आएगा। इसमें करंट यूं जा रहा है आई नॉट ई। ठीक है, तो आप ऐसे का मतलब है जेड एक्सिस के पैरेलल आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आगे वाले रीजन में फिंगर्स अंदर कर्ल हो रही है, ओरिजिन वाले रीजन में नीचे, आगे वाले रीजन में ऊपर, आगे वाले रीजन में ऊपर, और पीछे वाले रीजन में नीचे, पीछे वाले रीजन में नीचे। नीचे का मतलब माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो आप बोलेंगे कि ये कितना निकल कर आ गया? सेमी इनफाइनाइट है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू डी परपेंडिकुलर, यानी आई नॉट बाई डी परपेंडिकुलर, आई नॉट बाई आर, एंड इट इज माइनस जे कैप, आई नॉट बाई आर एंड इट इज माइनस जे कैप। सिंप्लीफाई करने की अगर इसको आप कोशिश करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट बाय 4 पाई आर, अगर आप कॉमन ले, दैट टू माइनस साइन के साथ, दैट टू माइनस साइन के साथ, माइनस ऑफ म्यू नॉट आई नॉट बाय 4r अगर आप कॉमन ले लें तो ये जे कैप और जे कैप दो बार ही आएगा, तो ये 2 जे कैप हो जाएगा। यहां डिनोमिनेटर में पाई था नहीं, आपने जबरदस्ती निकाला है, तो डिनोमिनेटर से जो चीज जबरदस्ती निकाली जाए वो न्यूमरेटर में अपीयर हो जाती है, न्यूमरेटर से कोई चीज जबरदस्ती निकाली जाए तो वो डिनोमिनेटर में अपीयर हो जाती है। तो डिनोमिनेटर से पाई आपने जबरदस्ती निकाला है तो वो न्यूमरेटर में अपीयर हो जा रहा है, तो ये पाई के कैप आ जाएगा, पाई के कैप आ जाएगा। और इसमें डॉट या क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेपरेटली अपने आप में आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता ही रहे। ये एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर आपको केवल और केवल डायरेक्शन चाहिए तो इसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना और उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये अलग से आपको मैग्नीट्यूड दे देगा और वो अलग से आपको डायरेक्शन दे देगी, वो आप देख सकते हैं। सही है, चेक मार लेना, अलग अलग फॉर्म हो सकती है उसकी, इंडिविजुअली करके इसको ऐसे ही करना है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इस वाले सेटअप में बात करें, इस वाले सेटअप में बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर से इनकी नेमिंग ऐसे ही कर दूं, C1 C2 C3, C1 C2 C3, ठीक है। और एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें भाई ये वाली दूरी R है और इसमें करंट यूं जा रहा है, ठीक है ना, I नॉट, और इसमें करंट यू जा रहा है I नॉट, और इसमें ये फिर से सेमी इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रहा है। परपेंडिकुलर दूरी R है और नीचे जाने वाला करंट जो है Y नॉट है। अब की बार नीचे जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा, पिछली बार बाहर आ रहा था यहाँ से, है ना। तो फिर से आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि ओरिजिन पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कायदे से तो भाई ओरिजिन पे C1 की वजह से प्लस ओरिजिन पे C2 की वजह से प्लस ओरिजिन पे C3 की वजह से, ठीक है ना, C1 की वजह से, C2 की वजह से और C3 की वजह से। अब देखो करना क्या है अपने को, हम यहां पर बोल सकते हैं कि अगर मैं एक एक करके तीनों की वजह से लिखने की कोशिश करूं, फिर से एक बार लिखता हूं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। देखिए ये जो C1 कंडक्टर है, ये आपकी साइड से आ रहा है और इस पॉइंट तक जा रहा है, जेड एक्सिस आपकी वाली साइड है, तो यहां से यहां तक आ रहा है। तो देखिए ओरिजिन वाले पॉइंट पे, ओरिजिन पे फिंगर्स नीचे कर्ल हो रही है, नीचे, डाउनवर्ड मतलब माइनस जे कैप। तो आप बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट के लिए इट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई नॉट बाई डी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा R, एंड इट इज नीचे का मतलब है माइनस जे कैप, नीचे का मतलब है माइनस जे कैप। फिर अगर आप इसके बारे में बात करें तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में, सेमी सर्कुलर आर्क में अगर आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हो तो देखो ओरिजिन पे थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो आप ये बोलेंगे कि भाई ये म्यू नॉट आई नॉट बाई 4r आ चुका है,
तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, और अंदर को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट ना करते हुए अब की बार हमको उसको माइनस के कैप लिखना चाहिए, माइनस के कैप लिखना चाहिए। और यही बात अगर मैं तीसरे वाले के लिए करूं तो आप बोलोगे सर तीसरे वाले में ना अभी करंट नीचे है, तीसरे वाले में करंट किधर है, नीचे है। तो अगर नीचे करंट है तो इधर वाले ओरिजिन वाले रीजन में फिंगर्स अंदर कर्ल हो रही हैं, आगे वाले रीजन में बाहर, इधर वाले रीजन में अंदर, आगे वाले रीजन में बाहर। तो इधर वाले रीजन में अंदर, अंदर मतलब क्या हो गया, माइनस के कैप। तो आप बोलेंगे कि ये हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई नॉट बाय परपेंडिकुलर दूरी, डी परपेंडिकुलर वो अभी भी आ रहा है, और ये भी कितना हो गया, माइनस के कैप, ये हो चुका है माइनस के कैप। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, म्यू नॉट आई नॉट बाय 4 पाई आर मुझे लगता है कि कॉमन आ सकता है, दैट टू माइनस साइन के साथ, दैट टू माइनस साइन के साथ। हालांकि ये माइनस जो होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में नहीं डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। पिछली बार ओके प्लस ही था, ठीक, माइनस बाहर निकाल लिया था, इस बार भी वही कर रहे हैं। 4 पाई आर बाहर आया तो यहाँ जे कैप है, यहाँ जे कैप तो ऐसे का ऐसे आ गया, और एक में यहाँ पे पाई आपने ज़बरदस्ती कॉमन निकाला है तो न्यूमरेटर में अपीयर हो जाएगा, माइनस माइनस बाहर आ चुका है, और वहाँ से सिर्फ 1 बचेगा, दिस के कैप, दिस के कैप, दैट्स योर रिजल्ट यार। एसआई यूनिट में सभी की वैल्यूज पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी एसआई यूनिट में टेस्ला में निकल कर आएगी, ऑलराइट। तो मुझे लगता है देखिए आपको ये वाला मॉडल भी बिल्कुल क्लियर है। तो यार आज की मुलाकात में काफ़ी सारे मॉडल्स हमने वो भी देख लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको दी जाए। अब देखो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है सारी तो मैं नहीं करवा सकता, है ना, सारी तो कोई भी नहीं करवा सकता, सारी तो किसी किताब में नहीं मिल सकती। बस हम ये ज़रूर अश्योर कर सकते थे कि मैक्सिमम में आपकी कमांड आ जाए, सो दैट और भी कोई, अब मेरी क्रिएटिविटी से मैं कोई अरेंजमेंट बना के दूंगा तो वो भी किसी किताब में थोड़ी मिलेगा तुमको। लेकिन बस ये है कि एग्जामिनर की क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो कुछ भी बना के दे दे, अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप और हम उसको डील कर लेंगे, है ना बच्चों। सो इसी के साथ हमारी मुलाकात होती है ख़त्म, जिसमें हमने बहुत सारी नई नई बातें की, नई नई चीज़ें देखी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार आज के लिए भी आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको रोज़ ये बात याद दिलाता हूँ कि दिन का आखिरी घंटा जो होता है सोने से पहले का, जो पहले का 1 घंटा होता है, उसमें केवल और केवल पेजेस ही पलटने हैं आपको, केवल और केवल रिवीजन करनी है। 8-10 दिन देकर करके देखो यार, 1 हफ्ता करके देखो, जून का लास्ट वीक चल रहा है, इस लास्ट वीक में करके देखो। 30 जून पे एक बार और इसके बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रैटेजी सेशन रखेंगे और उसमें देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ी या नहीं, ऑलराइट। ये आपका जेई प्लैनेट का यार टेलीग्राम चैनल लिंक है। इस चैनल लिंक के अलावा मैं आपको बता दूं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली अभिलाष 1093 का इस्तेमाल करके, और अभिलाष 1093 का इस्तेमाल करके आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो यार टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, एंड आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो अनअकैडमी मैसेंजर पे। तो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा जहां पे आपको सारे नोट्स आपके मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे और अनअकैडमी मैसेंजर पे, अनअकैडमी मैसेंजर पे, ऑलराइट। तो आप मुझे ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, इन सारी जगहों पे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार आइकॉनिक और प्लस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे चलने वाले पेड सब्सक्रिप्शंस हैं। अनअकैडमी प्लस पे अगर आप कोई भी एक बैच लेते हो तो प्लेटफॉर्म पे रन करने वाले सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, सभी टीचर्स से पढ़ने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो अनअकैडमी अनलिमिटेड एक्सेस का जो बेनिफिट है वो आपके पास अनअकैडमी प्लस पे है। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट जैसे और बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर भी, एकेडमिक मेंटोर असाइन होते हैं जो आपकी पूरी प्रिपरेशन का खास तौर से ख्याल रखते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने की बचपन से आदत है, कुछ बच्चों को होती है, उसी में वो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी रैंक ला पाते हैं। तो ऐसे केस में आप लोगों के लिए भी कुछ एडिशनली अनअकैडमी लेकर आया है। इनफैक्ट बच्चों को डाउट्स पूछने के लिए यूट्यूब पे कई बार मौका नहीं मिल पाता, नहीं हो पाती वो बात, तो अनअकैडमी उसके लिए भी आस्क अ डाउट फीचर लेकर आया है, ठीक है। अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन डिटेल आपके सामने है। आपके लिए सजेस्टेड बैच जो है वो 12 महीने का है, ताकि इस 1 साल की जर्नी में आप बढ़िया तरीके से जेई और नीट की प्रिपरेशन को फोड़ पाओ। फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करने से आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे यार। और मैं जो आपके लिए स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवाता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही, पर वो फ्री होती हैं, उनका एक्सेस आपको फिजिक्स माया से मिल जाएगा। जो अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं वो फ्री होते हैं, पर उनको आप फ्री में अपीयर कर पाओगे फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करके। जितने भी क्विजेज होते हैं वो फ्री होंगे फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करने के बाद,
ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि बैच प्रमोट हो रहा है, इट्स नॉट लाइक कि पेड है सारी चीज़ें। जो पेड लेना चाहते हैं वो पेड ले सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए मैं काफ़ी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेकर आया हूँ, तो उसके लिए भी आपको केवल कोड इनपुट करना है सो दैट आपको एक एक्सेस मिल जाए मेरे लेक्चर्स का, है ना। आप सीधा मेरी प्रोफाइल पे लैंड कर जाएंगे। चलो, आपके लिए आज जो सजेस्टेड बैच है, जो और फ्रेश बैचेस शुरू हुए हैं, देखो 2022 के कितने सारे बैचेस हैं जो जून के महीने में शुरू हुए हैं, और 30 जून 23 जून को तो स्टार्ट हो चुके हैं, 30 जून को भी स्टार्ट हो रहे हैं, 30 जून को भी स्टार्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, बम्पर ऑफर भी चल रहा है यार, थोड़ा सा और चेंज हुआ है इसमें। 12 महीने का लेने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, यानी ओवरऑल आप 15 महीने का एक्सेस ले सकते हो। और आपके जूनियर्स जो हैं वो 24 महीने का लेने पे 4 महीने का एक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है यार। ये जो कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इस पे भी आपको ह्यूज स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। सही है बच्चों? तो यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप। All right, link is already given in the description and this is the summer test carnival detail जो चल रहा है, ठीक है। डिफरेंट डेट्स पे अभी भी कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं। इसमें भी आपको सब्जेक्ट टुवर्ड्स इंटरेस्ट और स्कॉलरशिप जैसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आस्क अ डाउट फीचर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। घर बैठे डाउट्स की इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने समझा रखा है यार, तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स की इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन पाएं। ऑलराइट बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली मुलाकात लेक्चर 3 ऑफ मैग्नेटिक्स एमपीओ सर्किटल लॉ पर बेस्ड होगी। उसके बारे में करेंगे कुछ और बातें डिटेल में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।